हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज फिर मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आप सबके सामने आया हूँ, जिसका नाम है जड़त्व। ये क्लास 9th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 11th में भी ये टॉपिक है और ये आपका फिजिक्स का बेसिक्स है। तो आज हमें पढ़ना है कि जड़त्व क्या होता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में इनर्शिया कहते हैं, इनर्शिया। और जड़त्व क्या होता है, जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, इनका डेली लाइफ में क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले समझते हैं जड़त्व होता क्या है। जड़त्व, ध्यान देंगे, जड़त्व जो होता है अवस्था में विरोध करने का गुण होता है। अवस्था में विरोध करने का गुण। अवस्था में विरोध करने का गुण। अवस्था जैसे कि विराम अवस्था, गति की अवस्था। दो अवस्था होती है, एक विराम अवस्था होती है, गति की अवस्था। तो जब किसी वस्तु के विराम अवस्था में या गति की अवस्था में या जिस दिशा में चल रही है उस दिशा में परिवर्तन करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के विराम अवस्था या गति की अवस्था या उसके दिशा में परिवर्तन करने का प्रयत्न करते हैं और बल लगाते हैं, तो वह वस्तु विरोध करता है। वह वस्तु लगाए जाने वाले बाह्य बल का विरोध करता है। वस्तु के अंदर जो ये गुण है, इसे हम जड़त्व कहते हैं। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे कि विराम का जड़त्व की हम बात करें तो साइकिल विराम अवस्था में है, आप उसे गतिशील अवस्था में लाना चाह रहे हैं, तो पैडल पर स्टार्टिंग में अधिक बल लगाना पड़ता है। साइकिल एक बार जब चल लेती है तो फिर आप कम बल लगा करके साइकिल को चलाते रहते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में साइकिल को गतिशील करने के लिए आपको पैडल पर अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि वह क्या करता है, विरोध करता है। विराम अवस्था से गति की अवस्था में नहीं आएगा जल्दी, और आप लगाए जाने वाले बाह्य बल का विरोध करेगा, तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है स्टार्टिंग में। उसी तरीके से अगर कोई वस्तु गतिशील है और उसको आप विराम अवस्था में लाना चाहते हैं और बल लगाएंगे, तभी भी वो विरोध करेगा। और अगर वस्तु जिस दिशा में चल रही है उस दिशा में ही चलती रहेगी, आप बल लगाएंगे तो विरोध करेगा। उसका दिशा अगर चेंज करना चाहेंगे तो वो विरोध करेगा। तो वस्तु के अंदर जो ये विरोध करने का गुण है, अवस्था में परिवर्तन होने से विरोध करने का गुण, इसे हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है, चलिए, जड़त्व की एक दूसरी परिभाषा भी है। जड़त्व क्या होता है, अवस्था में स्वयं परिवर्तन न कर पाने का गुण। अवस्था में स्वयं परिवर्तन न कर पाने का गुण। यहां से जड़त्व का दूसरा परिभाषा देते हैं। तो कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है या गति की अवस्था में है, तो वह उस अवस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं ला सकता है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर बना रहेगा, वह स्वयं अपने आप गतिशील नहीं हो जाएगा जब तक कि आप उस पर कोई बल नहीं लगाएंगे। उसी तरह से कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में बना रहेगा, विराम अवस्था में अपने आप नहीं आ जाएगा। जब कोई बाह्य बल लगेगा, घर्षण बल लगेगा, ठीक है, या कोई और बल लगेगा, तो वो विराम अवस्था में आएगा, अपने आप नहीं आ जाएगा विराम अवस्था में। उसी तरह से जिस वस्तु अगर जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में चलती रहेगी, अपने आप वो दिशा में चेंजिंग नहीं कर सकती है। तो वस्तु खुद समर्थ नहीं है अपने अवस्था में परिवर्तन करने के लिए। तो अवस्था में स्वयं परिवर्तन न कर पाने का जो गुण है वस्तु के अंदर, इसे ही हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो जड़त्व की ये दो परिभाषाएं हैं। अच्छा, जड़त्व की माप क्या है, जड़त्व किस चीज़ पर निर्भर करता है, कैसे हम जानेंगे कि किस वस्तु का जड़त्व ज़्यादा है और किस वस्तु का जड़त्व कम है। तो ध्यान देंगे, जड़त्व जो है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है, उसके जड़त्व की माप होती है।
किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। मतलब जो जड़त्व है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व को I से दिखाते हैं, I का मतलब इनर्शिया, और द्रव्यमान मास, मास का मतलब m, द्रव्यमान, द्रव्यमान को आप संहति भी कहते हैं। तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान, किसी वस्तु का जो जड़त्व है वो किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उस वस्तु में ये गुण ज़्यादा होगा, विरोध करने का गुण, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसमें ये विरोध करने का जो गुण है ये कम होगा। आइए एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। जैसे कि हम बात करें एक खिलौना कार की और एक रियल कार, वास्तविक कार की। जो खिलौना कार होता है उसका द्रव्यमान कम होता है, तो उसके अंदर अवस्था में विरोध करने का गुण भी क्या होगा? कम होगा। तो आप खिलौना कार को आप कम बल लगा कर कहीं गतिशील कर देते हैं, जबकि जो वास्तविक कार है उसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है। द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसमें विरोध करने का गुण भी ज़्यादा होगा। तो आप बड़ी कार को अगर गतिशील करना चाहोगे तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये गुण क्या होगा? जड़त्व का गुण ज़्यादा होगा। ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि साइकिल, साइकिल पीछे अगर कोई नहीं बैठा है तो उसका द्रव्यमान कम होगा। साइकिल में अगर आप पीछे किसी को नहीं बैठाए हैं, अकेले हैं, तो साइकिल का द्रव्यमान कम होगा। द्रव्यमान कम होगा तो ये गुण भी कम होगा। साइकिल को आप कम बल लगा करके गतिशील कर देंगे। लेकिन अगर आप साइकिल पर पीछे अपने फ्रेंड को बैठा दीजिए, किसी हैवी फ्रेंड को, ठीक है, तो द्रव्यमान ज़्यादा होगा साइकिल का, दोस्त सहित साइकिल का द्रव्यमान बढ़ गया, और द्रव्यमान बढ़ जाने से साइकिल में ये गुण भी बढ़ गया। अब अगर आप दोस्त को पीछे बैठाएं और साइकिल को गतिशील करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये गुण भी क्या हो गया? बढ़ गया। दोस्त के बैठने से द्रव्यमान बढ़ गया, ये गुण भी बढ़ गया, और ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा साइकिल को गतिशील करने के लिए अगर आप फ्रेंड कोई पीछे बैठा हो। तो उम्मीद है कि ये दो उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि जड़त्व द्रव्यमान पर कैसे निर्भर करता है। ओके, चलिए अब बात कर रहे हैं जड़त्व कितने प्रकार का होता है। तो जड़त्व 3 प्रकार का होता है। एक होता है विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक एक करके तीनों को समझेंगे और तीनों का डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स भी। तो आइए एक एक करके तीनों का परिभाषा समझते हैं। विराम के जड़त्व का परिभाषा क्या लिखते हैं कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही बना रहता है। आप जब उसके विरामावस्था में परिवर्तन करने का प्रयत्न करते हैं तो वो लगाए जाने वाले बाह्य बल का विरोध करता है। इस गुण को विराम का जड़त्व कहते हैं। गति का जड़त्व किसे कहते हैं? तो यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील बना रहेगा। उसकी गतिशील अवस्था में परिवर्तन करने का जब हम प्रयत्न करते हैं और बाह्य बल लगाते हैं तो वह बाह्य बल का विरोध करता है। वस्तु के इस गुण को गति का जड़त्व कहते हैं। दिशा का जड़त्व का परिभाषा क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि यदि कोई वस्तु जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में चलती रहेगी। जब उसके दिशा में परिवर्तन करने के लिए बाह्य बल लगाते हैं तो वह उस बाह्य बल का विरोध करता है। वस्तु के इस गुण को दिशा का जड़त्व कहते हैं। अब इनका डेली लाइफ में एग्जाम्पल समझना है। इनके करीब जो है 8 एग्जाम्पल हैं, 8 या 10 एग्जाम्पल हैं। इनके भी जो है करीब 5-6 एग्जाम्पल देंगे और दिशा का जड़त्व का 2 एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में देंगे। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। इनका एग्जाम्पल एग्जाम में पूछता है। उदाहरण 1, उदाहरण 1 है कि यदि किसी गिलास पर कोई कार्ड रखा हो, कोई गिलास है और उस पर एक कार्ड रख दिया जाए, जैसे ताश हुआ, ठीक है, ताश को रख दीजिए इसके ऊपर, गिलास के ऊपर, और उसके ऊपर एक सिक्का रख दीजिए। तो यदि किसी गिलास पर कोई कार्ड रखा हो और कार्ड पर सिक्का रखा हो तो कार्ड को तेजी से अगर खींच ले तो सिक्का गिलास में गिर जाता है। ऐसा क्यों? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐसा क्यों होता है। अगर झटके से कार्ड को खींच लिया जाए तो सिक्का गिलास में गिर जाता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा विराम के जड़त्व के कारण होता है। होता क्या है, तो ध्यान दीजिए कि आप जो है कार्ड को खींच रहे हैं तेजी से, कार्ड पे आप बल लगा रहे हैं, बल,
सिक्का पर तो कोई बल लगा नहीं रहे हैं, सिक्का विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही बना रहेगा। आप जब तक बल नहीं लगाएंगे तब तक उसके विराम अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सिक्का पर कोई बल नहीं लगा रहे हैं, आप कार्ड पर बल लगा रहे हैं, कार्ड को आप गतिशील कर रहे हैं, तो कार्ड को आप खींच लेते हैं। और सिक्का विराम अवस्था में था तो विराम अवस्था में ही क्या होगा, बना रहेगा विराम के जड़त्व के कारण, और अपने स्थान पर रुका रह जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिक्का गिलास में गिर जाता है। उदाहरण नंबर 2, कैरम का खेल आप खेलते हैं। ये कैरम है, किनारे जो है इसमें होल बना रहता है और ये बॉर्डर है। बीच में आप कैरम की गोटियों का ढेरी बनाते हैं, एक के ऊपर एक रख करके, और स्ट्राइकर से जब नीचे वाली गोटी को मारते हैं तो केवल नीचे वाली गोटी ही बाहर निकलती है, बाकी ढेरी अपने स्थान पर आ जाती है। ऐसा क्यों? ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैरम की गोटियों को एक के ऊपर एक रख करके उसका ढेर बनाया जाए, और स्ट्राइकर से मारने पर केवल नीचे वाली गोटी बाहर आती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं पूरी गोटी चल देती है, पूरा ढेर आगे बढ़ जाता है? तो इसका भी वही आंसर है, विराम का जड़त्व। आप बल किस पर लगा रहे हैं? आप जो बल लगाएंगे जिस पर केवल उसी के अवस्था में चेंजिंग होगी। ठीक है, वस्तु अपने स्वयं की अवस्था में तो स्वयं परिवर्तन कर नहीं सकता है, तो आप बल नीचे वाली गोटी पर लगा रहे हैं, बाकी ऊपर की गोटियों पर आप बल नहीं लगा रहे हैं स्ट्राइकर से। तो आप नीचे वाली गोटी को जब हिट करते हैं तो बल से केवल नीचे वाली गोटी विराम से गतिशील अवस्था में आ जाती है, ऊपर की बाकी गोटियां जो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही बनी रह जाती हैं, और पूरी की बाकी जो ढेरी है वहीं पर रह जाती है, पूरी ढेरी आगे नहीं बढ़ती है। तो ये आपका आंसर है। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 वही है साइकिल वाला, कि यदि कोई साइकिल विराम अवस्था में है तो प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है साइकिल को गतिशील करने के लिए? तो आंसर क्या देंगे? ऐसा विराम के जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, साइकिल स्वयं तो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता है जब तक कि आप उसके ऊपर कोई बल नहीं लगाएंगे, और जब विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही बना रहेगा, लगाए जाने वाले बाह्य बल का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो साइकिल को स्टार्टिंग में जब विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही बने रहेगा, और जब उस पर बाह्य बल लगाएंगे गतिशील अवस्था में लाने के लिए तो वह बाह्य बल का विरोध करता है। बाह्य बल का विरोध करने के कारण आपको पैंडल पर ज़्यादा बल लगाना पड़ता है स्टार्टिंग में, और उसके बाद साइकिल चल देती है। और जब साइकिल एक बार गतिशील अवस्था में आ जाती है तो गतिशील अवस्था में बनाए रखने के लिए आपको पैंडल पर ज़्यादा बल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल स्टार्टिंग में ही ज़्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा विराम के जड़त्व के कारण होता है। ये तीसरा उदाहरण था। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 क्या है? तो बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें जो यात्री खड़ा रहता है वह पीछे की ओर गिर पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? अगर बस या रेलगाड़ी अचानक चल दे तो उसमें जो यात्री खड़ा है वो पीछे की ओर गिर पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा विराम के जड़त्व के कारण होता है। तो जब बस खड़ी है, रेलगाड़ी खड़ा है, आप उसमें खड़े हैं, साइकिल बस भी विराम अवस्था में है, आप भी विराम अवस्था में हैं, लेकिन बस जब गतिशील अचानक से हो जाती है तो बस के संपर्क में आपका पैर होता है, और आपका पैर भी बस के साथ साथ आगे बढ़ जाता है। आपका पैर बस के साथ साथ आगे बढ़ जाता है, और बाकी ऊपर का आधा शरीर आपका विराम अवस्था में पहले की तरह बना रह जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप क्या था? स्टार्टिंग में आप बस रुके हुए बस में खड़े थे, आपका पूरा शरीर विराम अवस्था में है। बस जैसे ही चलेगा तो आपके शरीर का निचला आधा भाग बस के साथ साथ आगे बढ़ जाता है, गतिशील अवस्था में आ जाता है, लेकिन ऊपर का आधा भाग विराम अवस्था में ही बने रहता है, और पीछे की ओर आप गिर पड़ते हैं। ठीक है, बस के चलने के विपरीत दिशा में आप अचानक से गिर पड़ते हैं। ये विराम के जड़त्व में के कारण होता है। उदाहरण संख्या 6, उदाहरण संख्या 6 है कि खिड़की के शीशे पर बंदूक की गोली चलाने पर खिड़की का जो शीशा है उसमें केवल छोटा छेद बनता है। ठीक है, जबकि अगर शीशे पर आप पत्थर चलाएंगे
तो छोटा छेद नहीं बनेगा, पूरा का पूरा शीशा टूटकर नीचे गिर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा विराम के जड़त्व के कारण होता है। होता क्या है कि आप शीशा है, शीशा पर जब बंदूक की गोली तीव्र वेग से टकराएगी तो जिस पार्ट पर टकराएगी केवल वही भाग गतिशील होगा, क्योंकि बंदूक की गोली का वेग क्या है, बंदूक की गोली का चाल स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा है। जिस हिस्से पर टकराती है केवल वही गतिशील होगा, केवल उतना ही पार्ट गतिशील होगा और वहाँ एक होल बन जाएगा। बाकी पार्ट, शीशे का जो बाकी हिस्सा है वो विरामावस्था में था तो विरामावस्था में ही बना रह जाएगा और वो गतिशील नहीं होगा। इस तरह से केवल एक छोटा छेद बनता है। लेकिन अगर आप वही खिड़की जो शीशे की है, कांच की खिड़की, अगर आप पत्थर चलाएंगे तो पत्थर का चाल कम है और पत्थर आर पार निकलने में थोड़ा टाइम लेगा। पत्थर जो है, शीशा, गोली क्या था, गोली तुरंत आर पार निकल गया, स्पीड ज़्यादा था, तो बाकी पार्ट को गतिशील होने का समय नहीं मिला, शीशे के बाकी भाग को गतिशील होने का समय नहीं मिला, तुरंत गोली आर पार निकल गया। जबकि पत्थर जब निकलेगा आर पार तो पत्थर को शीशे के आर पार निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा और तब तक पूरा का पूरा शीशा क्या होगा, पत्थर के साथ साथ गतिशील हो जाएगा और शीशा फूट जाएगा। बात समझ आ रहा है? चलिए, तो ये जो है यहाँ पर विराम के जड़त्व के कारण जो बाकी भाग था वो विरामावस्था में था तो विरामावस्था में ही बना रह गया, गोली तुरंत आर पार निकल गया। तो विरामावस्था में बने रहने के कारण ये केवल एक छोटा यहाँ छेद बना, जबकि यहाँ पर पूरी की पूरी शीशा टूट जाती है। चलिए, अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 7 की। उदाहरण संख्या 7। उदाहरण संख्या 7 क्या है कि पेड़ की टहनी को हिलाने पर उस पर जो फल लगे रहते हैं वो टूट कर नीचे गिर जाते हैं। क्यों? पेड़ की टहनी को हिलाते हैं तो उस पर जो फल या फूल हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान देंगे, ऐसा विराम के जड़त्व के कारण होता है। आप बल किस पर लगा रहे हैं? जिस पर बल लगा रहे हैं केवल उसी में परिवर्तन होगा ना, उसी की अवस्था में परिवर्तन होगा। आप टहनी पर बल लगा रहे हैं, टहनी को गतिशील कर रहे हैं तो टहनी गतिशील होगी, लेकिन बल, उस पर जो फल लगे हैं वो तो विराम अवस्था में है, तो विराम अवस्था में बने रहते हैं, फल अपने स्थान पर ही रुक जाते हैं, टहनी आगे बढ़ जाती है, फल पीछे अपने स्थान पर रह जाता है, झटका लगता है, ठीक है, और फल जो है टूट करके नीचे गिर जाता है। तो टहनी पर बल लगाने के कारण टहनी गतिशील हो जाती है, लेकिन उसमें जो फल है, फल विराम अवस्था में ही बना रहता है और पीछे छूट जाता है, अपने स्थान पर ही रह जाता है। एक झटका वहाँ उत्पन्न होता है टहनी और फल के बीच में और फल टूट करके नीचे गिर जाता है। ऐसा फूल के साथ भी होता है, ठीक है। तो फल के विराम अवस्था में बने रहने के कारण फल टहनी से टूट करके अलग हो जाता है। अब उदाहरण संख्या 7 हो गया। उदाहरण संख्या 8, कंबल को आप जब डंडे से पीटेंगे तो उसमें जो धूल मिट्टी के कण होते हैं वो अलग हो जाते हैं। क्यों? ठीक है, कंबल अगर गंदा हो गया है तो आप जब उसको डंडे से पीटते हैं, कंबल को लटकाते हैं और डंडे से जब पीटते हैं तो उसमें से धूल मिट्टी के कण अलग हो जाते हैं। कैसे? रुई की धुनाई की जाती है, पुरानी रुई को साफ करने के लिए भी उसको धुना जाता है और उससे धूल मिट्टी के कण अलग हो जाते हैं, रुई साफ हो जाता है। तो होता क्या है कि जब आप कंबल पे डंडा मारते हैं तो बल आप किस पर लगा रहे हैं? कंबल पे, तो केवल कंबल गतिशील होगा, कंबल डंडे के साथ आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जो उसमें धूल मिट्टी के कण चिपके हुए थे वो अपने स्थान पर ही रह जाते हैं, विराम अवस्था में ही रह जाते हैं। क्योंकि आप बल केवल कंबल पर लगा रहे हैं तो कंबल गतिशील होता है, उसमें जो धूल मिट्टी के कण हैं वो विराम अवस्था में अपने स्थान पर ही रह जाते हैं। तो धूल मिट्टी के कण अपने स्थान पर रह जाते हैं, कंबल पीछे हट जाता है, धूल मिट्टी के कण हवा में रह जाएंगे, अपने स्थान पर रह जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो धूल मिट्टी के कण विरामावस्था में ही बने रह जाते हैं और कंबल गतिशील होकर आगे बढ़ जाता है और धूल मिट्टी के कण कंबल से अलग हो जाते हैं। चलिए, उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 क्या है कि अगर किताबों की ढेरी रखी हो, टेबल के ऊपर किताबों की ढेरी रख दी जाए एक दूसरे के ऊपर, कई किताब एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं,
ठीक है, टेबल पे रखे हुए हैं। तो टेबल पे किताबों की ढेरी रखी हुई है। आप किसी सबसे नीचे वाले किताब को झटके से खींचिए तो बाकी ढेरी अपने स्थान पर ही रह जाएगा, बाकी ढेरी साथ साथ आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा क्यों? ठीक है, तो नीचे वाले किताब को खींचने पर पूरी ढेरी आगे नहीं बढ़ेगी, केवल ढेरी अपने स्थान पर आ जाएगी, केवल किताब वो बाहर निकलेगा। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा विराम के जड़त्व के कारण होता है। आप बल किस पर लगा रहे हैं? निचले वाले बुक पर, तो केवल नीचे वाले बुक के अवस्था में परिवर्तन होगा, नीचे वाला बुक गतिशील होगा। ऊपर की किताबों पर आपने बल नहीं लगाया तो विराम अवस्था में थे, तो विराम अवस्था में ही बने रह जाते हैं और केवल नीचे वाली किताब बाहर आ जाती है, बाकी ढेरी अपने स्थान पर ही रह जाती है। ठीक है, तो ऐसा विराम के जड़त्व के कारण होता है। उदाहरण संख्या 9, यदि आप बाइक पर, मोटरसाइकिल पर पीछे वाले सीट पर बैठे हो और मोटरसाइकिल अचानक से विराम अवस्था में से गतिशील अवस्था में आ जाए तो आप पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। ऐसा क्यों? तो मोटरसाइकिल चालक जब जैसे ही एक्सीलेटर लेता है और मोटरसाइकिल को विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में लाता है तो आपके शरीर का निचला आधा भाग भी मोटरसाइकिल के साथ साथ आगे बढ़ जाता है। क्योंकि आप मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं तो शरीर का निचला आधा भाग मोटरसाइकिल के साथ साथ गतिशील अवस्था में आ जाता है, लेकिन आपके शरीर का ऊपर का आधा भाग, आधा बॉडी पहले विराम अवस्था में था तो बाद में भी विराम अवस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करता है और इसलिए आपका बॉडी पीछे की ओर झुक जाता है और आप पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। क्योंकि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही बना रहेगा, स्वयं गति की अवस्था में नहीं आ सकता है। इसी को विराम का जड़त्व कहते हो। उदाहरण संख्या 10, यदि किसी मेज पर मेजपोश रखा है और उसके ऊपर केतली रखा हो या फ्लावर पॉट रखा हो या कप प्लेट रखा हो, तो मेजपोश को अचानक से बाहर खींच लेने पर उस पर रखा सामान अपने स्थान पर ही रह जाता है। क्यों? तो ऐसा विराम के जड़त्व के कारण होता है। होता क्या है कि आप जो बल लगा रहे हैं मेजपोश पर लगा रहे हैं तो गतिशील कौन होगा? मेजपोश होगा। आप अचानक से मेजपोश को गतिशील कर देते हैं और उस पर जो सामान रखा हुआ है वो विराम अवस्था में था पहले भी और बाद में भी विराम अवस्था में ही बने रह जाता है अपने स्थान पर ही। कोई वस्तु स्वयं तो विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में आ नहीं सकती है जब तक कि उस पर आप कोई बाह्य बल न लगाए। विराम के जड़त्व का परिभाषा क्या देते हैं कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, स्वयं गति की अवस्था में नहीं आ सकती है। इसी को विराम का जड़त्व कहते हो। तो उस पर जो कप प्लेट थे पहले विराम अवस्था में थे, बाद में भी विराम अवस्था में रह जाते हैं और अपने स्थान पर ही रह जाते हैं। आप मेजपोश को अचानक से बल लगा करके मेजपोश को आप बाहर खींच लेते हैं। तो ऐसा विराम के जड़त्व के कारण होता है। अब गति के जड़त्व के उदाहरण समझेंगे। उदाहरण संख्या 1, क्वेश्चन पूछा जाता है कि चलती हुई रेलगाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, चलती हुई रेलगाड़ी है या कार है या बस है, चल रहा है, तो ड्राइवर अगर ब्रेक मारे तो आप आगे की ओर झुक जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा गति के जड़त्व के कारण होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही बना रहेगा। आप उसको विरामावस्था में लाने के लिए बल लगाएंगे, बाह्य बल लगाएंगे, तो वह क्या करेगा? विरोध करेगा, वह विरामावस्था में नहीं आना चाहेगा। तो होता क्या है कि रेलगाड़ी जब चल रही है या बस चल रही है, आप खड़े हैं, रेलगाड़ी या बस चल रही है, आप उसमें खड़े हैं, तो आप रेलगाड़ी या बस के साथ साथ आप भी आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ आप भी आगे चल रहे हैं, उतने ही वेग से चल रहे हैं, उतने ही स्पीड से आपका बॉडी आगे बढ़ रहा है जितने स्पीड से बस या रेलगाड़ी चल रही है। बस या रेलगाड़ी जितनी स्पीड से आगे बढ़ रही है, आपका बॉडी भी उतने ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है। आपका बॉडी रेस्ट में नहीं है, गतिशील अवस्था में है। आप बस के अंदर हैं तो आपका बॉडी गतिशील अवस्था में है, बस चल रही है। तो ब्रेक लगाने पर बस रुक जाएगी। आपका पैर बस के संपर्क में है, पैर भी आपका रुक जाएगा, लेकिन शरीर, ऊपर का आधा शरीर
पहले की तरह गतिशील अवस्था में बना रहता है, पहले की तरह गतिशील अवस्था में बना रहता है और आगे की तरफ गिर पड़ते हैं आप, तो ये गति के जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, तो बस या रेलगाड़ी के ब्रेक मारने पर आपका निचला आधा शरीर बस या रेलगाड़ी के साथ साथ रुक जाएगा, विरामावस्था में आ जाएगा, लेकिन ऊपर का आधा आपका शरीर पहले की तरह उसी दिशा में आगे बढ़ता है जिस दिशा में रेलगाड़ी या बस पहले चल रहा होता है। तो रेलगाड़ी या बस पहले आगे की ओर चल रहा था, तो आगे की ही दिशा में आप झुकेंगे। चलिए, अब उदाहरण नंबर 2 की हम बात करते हैं। उदाहरण नंबर 2 में क्या है कि हथौड़े को लकड़ी के हत्थे में कसने के लिए, हथौड़ी को लकड़ी के हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जोर से जमीन पर मारते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? लोहा, ये आपका लोहा है जो हथौड़ी में लगा है, और ये लकड़ी है, लकड़ी का हैंडल है, हत्था है। तो इस लोहे को, ये जो लोहा है, आप इसको चाह रहे हैं कि ये इसमें अच्छे से बैठ जाए। ढीला अगर हो गया है, अगर ये लोहा ढीला हो गया है, तो आप इसको लकड़ी में अच्छे से बैठाने के लिए आप इसको ज़मीन पर दे मारेंगे। ऐसे ही पकड़ेंगे हैंडल को, ज़मीन पर पटकेंगे। ज़मीन पर जब आप पटकेंगे तो ये लोहा उसमें कसा जाता है। ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है? तो ऐसा गति के जड़त्व के कारण होता है। होता क्या है कि जब आप हथौड़ी को नीचे लाते हैं तो नीचे लाते समय लोहा और हैंडल दोनों गतिशील हैं जमीन से, लेकिन जैसे ही हैंडल टकराता है तो हैंडल तो विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन लोहा क्या है, लोहा पहले की तरह गतिशील अवस्था में ही बने रहता है, आगे बढ़ता है और हैंडल में कसा जाता है, नीचे बैठ जाता है और नीचे आ जाता है। ठीक है, लकड़ी में अच्छे से बैठ जाता है, कसा जाता है। तो ज़मीन से टकराते ही हैंडल क्या होता है, जो हत्था है वो तो विराम अवस्था में आ जाता है, लेकिन उसमें जो लोहा है वो पहले की भांति गतिशील अवस्था में बना रहता है और वो उसमें नीचे बैठ जाता है। तो ऐसा गति के जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, आप बल किस पर, ये टकरा रहा है ज़मीन पर, तो बल हैंडल पर न लगा है, लोहे पर तो लगा नहीं है बल, तो लोहा जो है थोड़ा और नीचे आएगा। तो इस हथौड़े के एग्जाम्पल को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे कि अगर टोमेटो सॉस बोतल से बाहर ना आ रहा हो तो आप क्या करते हैं, चाउमीन पर आप टोमेटो सॉस गिराना चाहते हैं तो आप टोमेटो सॉस को, बोतल को आप नीचे से ऐसे लाते हैं, झटका कर देते हैं, टोमेटो सॉस बाहर निकल जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? तो जब आप टोमेटो सॉस की बोतल को नीचे लाते हैं तो बोतल के साथ साथ उसके अंदर का टोमेटो सॉस भी गतिशील अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही आप बोतल को रोक देते हैं, टोमेटो सॉस के बोतल को आप रोक देते हैं तो बोतल तो रुक जाता है, लेकिन उसके अंदर जो टोमेटो सॉस है वो पहले की ही भांति गतिशील अवस्था में बने रहता है और बोतल से निकलकर बाहर आ जाता है। क्योंकि कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में बना रहेगा, स्वयं तो उसके में परिवर्तन हो नहीं सकता है। तो आप किसको रोक रहे हैं? आप बोतल को रोक रहे हैं, लेकिन उसके अंदर का जो टोमेटो सॉस है वो पहले की तरह गतिशील अवस्था में बना रहता है और बाहर निकल आता है। इस हथौड़े वाले एग्जाम्पल को आप एक दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। अगर आप चाकू है, चाकू में एक सेब लगाइए और चाकू के नोक पर एक सेब लगाइए, और जब सेब को आप चाकू को उल्टा करके आप जब दे मारेंगे ज़मीन पर तो उसमें जो सेब है वो नीचे आ जाएगा, चाकू में और नीचे बैठ जाएगा। तो ऐसा, तो उसी तरीके से ये लोहे का जो भाग है इसको नीचे जब दे मारा जाता है तो लोहा भी सेब की ही तरह नीचे आता है और इसमें अच्छे से बैठ जाता है लकड़ी में। उदाहरण संख्या 3। उदाहरण संख्या 3 क्या है कि लंबी कूद के जो खिलाड़ी होते हैं वो लंबी कूद लेने से पहले, लंबी छलांग लेने से पहले वो लंबा दौड़ लगाते हुए आते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, लॉन्ग जंप के जो खिलाड़ी होते हैं वो पहले काफ़ी दूर से दौड़ते हुए आते हैं, तब वो लॉन्ग जंप लगाते हैं। तो क्यों वो पहले से दौड़ते हुए आते हैं? क्यों नहीं जहाँ वो थे वहीं से डायरेक्ट वो जंप कर देते हैं?
जहाँ खड़े थे वहीं से डायरेक्ट जंप कर देना चाहिए, तो क्या वो लंबा छलांग नहीं लगा पाएंगे? क्यों? दौड़ते हुए आते हैं। कूदने से पहले लंबी दौड़ वो क्यों लगाते हैं? इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? तो ध्यान दीजिए, जब खिलाड़ी दौड़ते हुए आता है तो अपने शरीर को गतिशील कर लेता है, और जब लॉन्ग जंप के लिए शरीर को उछालता है तो उसका शरीर हवा में आगे बढ़ता रहता है, उसी वेग से, उसी स्पीड से जिस स्पीड से वो दौड़ते हुए आया होता है। ठीक है? तो हवा में भी शरीर उसका आगे बढ़ता रहता है उतने ही स्पीड से जितनी स्पीड से वो दौड़ते हुए आया रहता है, और वो काफ़ी दूर आगे निकल जाता है हवा में ज़मीन पर गिरने से पहले ही, और वो लॉन्ग जंप ले पाता है, लंबी दूरी तय कर पाता है। ठीक है? तो उसकी बॉडी क्या है? गतिशील अवस्था में आ जाती है दौड़ने से, तो गतिशील अवस्था में ही बनी रहती है। तो जब उछलेगा तो हवा में भी गतिशील अवस्था में बना रहेगा और काफ़ी लंबी दूरी पर जा कर के वो गिरेगा। ठीक है? तो ऐसा गति के जड़त्व के कारण होता है। उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 क्या है कि चलता हुआ व्यक्ति का पैर किसी पत्थर से अचानक टकराए तो वह आगे की ओर गिर पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है? अगर कोई बच्चा है, दौड़ रहा है, तो ठोकर लगता है, तो ठोकर लगने से वो आगे की ओर गिर पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा गति के जड़त्व के कारण होता है। जैसा कि चलता हुआ व्यक्ति गतिशील है या दौड़ता हुआ बच्चा गतिशील है, उसका शरीर गतिशील अवस्था में है, तो गतिशील अवस्था में ही बना रहेगा। होता क्या है कि जब पत्थर से पैर टकराएगा तो पत्थर क्या होगा, पैर क्या होगा? पैर जो है विरामावस्था में आ जाएगा। ठीक है? पैर पत्थर से टकराया तो पैर तो विरामावस्था में आ गया, लेकिन शरीर का ऊपरी आधा भाग क्या होगा? पहले की तरह गतिशील अवस्था में ही बना रहेगा और आगे की ओर गिर पड़ेगा, आगे की ओर आप गिर पड़ेंगे। तो आपका बॉडी ऊपर का आधा शरीर गतिशील अवस्था में था तो गतिशील अवस्था में ही बना रहेगा, पैर जो है आपका रुक गया ठोकर के कारण और आप आगे की ओर गिर पड़ते हैं। कुछ उदाहरण संख्या 5। उदाहरण संख्या 5 है कि दौड़ते हुए घोड़े के अचानक रुकने पर उस पर जो घुड़सवार बैठा होता है आगे की ओर गिर पड़ता है, क्यों? ठीक है? तो अगर कोई घोड़ा स्पीड से दौड़ रहा है, अचानक से वो रुक जाए तो उस पर जो घुड़सवार बैठा होता है वो आगे की ओर गिर पड़ता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा गति के जड़त्व के कारण होता है। ठीक है? तो कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही बना रहेगा, स्वयं तो अपने गति की अवस्था में परिवर्तन कर नहीं सकता है। तो होता क्या है कि जब घोड़ा स्पीड से दौड़ता है तो उस पर बैठा घुड़सवार भी घोड़े की स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है, घोड़े के साथ साथ घुड़सवार का जो शरीर है, बॉडी है, वो घोड़े की स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है। घोड़ा तो अपने आप को रोक लेता है अचानक से, लेकिन उस पर जो घुड़सवार है वो अभी भी स्पीड से उसका शरीर आगे बढ़ता है और आगे की ओर क्या होता है? गिर पड़ता है। तो ये गति के जड़त्व का भी उदाहरण है। उदाहरण संख्या 6। उदाहरण संख्या 6 है कि बस के छत पर जो सामान रखा जाता है उसको बांध दिया जाता है रस्सी से, ऐसा क्यों? ठीक है? क्यों नहीं? बस के छत पे आप देखे होंगे कि इस तरह से खांचा बना होता है सामान रखने के लिए बस के छत पर। तो उसमें जब सामान वगैरह रखा जाता है उस खांचे में, तो उनको रस्सी से बांध भी दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? अगर नहीं बांधेंगे तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, अगर नहीं बांधेंगे, उस पर जो भी सामान आप रखे हुए हैं उसको आप नहीं बांधेंगे, तो जब बस गतिशील होगा, बस अगर गतिशील है और उस पर सामान रखा हुआ है, बस अचानक से अगर रुकेगी तो उस पर का सामान आगे की ओर गिर पड़ेगा। ठीक है? बस गतिशील है, उस पर का सामान भी बस के साथ साथ गतिशील है, उस पर का सामान भी उतने ही चाल से गतिशील है जितने चाल से बस गतिशील है। बस अचानक तो रुक जाएगा ब्रेक मारने पर, लेकिन उस पर का जो सामान रखा हुआ है वो अभी भी पुराने वाले चाल से आगे बढ़ता है, गतिशील अवस्था में ही बना रह जाता है और आगे गिर जाता है। ठीक है? तो कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही बना रहेगा, स्वयं तो परिवर्तन कर नहीं सकता है। इसी को आप गति का जड़त्व कहते हैं। उदाहरण संख्या 7।
उदाहरण संख्या 7 क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि चलती हुई गाड़ी से अचानक अगर कोई यात्री उतरे तो वह यात्री गाड़ी के ही चलने की दिशा में गिर पड़ता है, ऐसा क्यों? ठीक है, जब कोई यात्री चलती हुई बस से उतरता है तो वह यात्री चलती हुई बस के ही दिशा में ज़मीन पर गिर पड़ता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा गति के जड़त्व के कारण होता है। होता क्या है कि यात्री बस के साथ साथ गतिशील है, उसका बॉडी भी गतिशील है, उसका बॉडी उतने ही चाल से आगे बढ़ रही है जितनी चाल से बस आगे बढ़ रही है। तो जब चलते हुए बस से यात्री उतरने की कोशिश करता है और जब ज़मीन पर पैर रखता है तो पैर ज़मीन के संपर्क में आते ही पैर उसका विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन ऊपर का शरीर जो है, ऊपर का आधा भाग शरीर पहले की भांति जो है गतिशील अवस्था में बना रहता है, बस के साथ साथ आगे बढ़ रहा होता है। बस के स्पीड से ऊपर का आधा शरीर बस के स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है। और पैर आपने ज़मीन पर रख दिया तो पैर जब आप ज़मीन पर रखेंगे तो आपका पैर तो विरामावस्था में आ गया और ऊपर का आधा शरीर पहले की भांति आगे की ओर बढ़ेगा और आप क्या होंगे, मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ेंगे, उसी दिशा में जिस दिशा में बस चल रही होती है। तो कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील ही बनी रहेगी, स्वयं अपने अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसको आप क्या कहते हैं? गति का जड़त्व कहते हैं। उदाहरण संख्या 8। आप अगर चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे हों, रेलगाड़ी स्पीड से चल रही है, आप उसके अंदर बैठे हैं, आप गेंद उछालेंगे तो गेंद वापस आपके हाथों में ही आकर गिरता है। ऐसा नहीं है कि वो गेंद पीछे छूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कैसे होता है? ठीक है, अगर आप वाहन में खड़े हैं, किसी वाहन में खड़े हैं और आप गेंद उछालेंगे ऊपर की ओर तो वापस जो है गेंद आपके हाथों में आएगा, जबकि वाहन तो आगे बढ़ रहा है, तो गेंद पीछे क्यों नहीं छूट जाता है? ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान देंगे, ऐसा गति के जड़त्व के कारण होता है। होता क्या है कि वाहन है और वाहन पर कोई व्यक्ति है, वाहन गतिशील है भी चाल से, तो उसमें जो व्यक्ति बैठा है वो भी वाहन की ही चाल से उसका भी बॉडी आगे बढ़ रहा है और उसके हाथों में जो गेंद है वो भी व्यक्ति के साथ साथ वाहन की ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसके हाथों में जो गेंद है वो भी वाहन के साथ साथ उतने ही चाल से आगे बढ़ रहा है जितने चाल से वाहन चल रहा है। तो जब व्यक्ति गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो यहाँ पर गेंद के पास दो चाल आ जाता है। एक चाल तो पहले से ही था गेंद में, एक चाल और आ जाता है। अब यहाँ पर गेंद ना तो इस पथ पर जाएगा ना गेंद इस पथ पर जाएगा, वो दोनों के बीच का रास्ता चुनता है। गेंद इस मार्ग पर आगे बढ़ेगा। ये वेग है वो गेंद को आगे बढ़ाना चाहता है और ये जो वेग है वो गेंद को ऊपर उठाना चाहता है। तो इस गेंद की वजह से, इस वेग की वजह से गेंद ऊपर उठता है और इस वेग की वजह से गेंद आगे भी बढ़ता रहता है। दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं। गेंद आगे भी बढ़ता रहेगा और गेंद ऊपर भी जाता है और वापस लौटता भी है गेंद नीचे, और गेंद जो है वाहन की दिशा में आगे बढ़ता भी रहता है। वाहन जब यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ जब वाहन आ जाएगा तो गेंद भी वापस वहीं पर आ जाएगी जहाँ पर, तो गेंद जो है वाहन के ऊपर ही बना रहेगा। वाहन के साथ साथ आगे बढ़ता रहता है गेंद, और गेंद वाहन के साथ साथ आगे बढ़ता रहता है, उसके ऊपर बना रहता है, उस व्यक्ति के ऊपर बना रहता है जिस व्यक्ति ने गेंद को उछाला होता है। तो ऐसा गति के जड़त्व के कारण होता है कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में बनी रहेगी। कोई वस्तु अपने गति की अवस्था में स्वयं तो परिवर्तन कर नहीं सकता है, इसी को आप गति का जड़त्व कहते हैं। और ये जो पथ बन रहा है इसको प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। क्लास 11th में प्रक्षेप्य गति नाम का एक चैप्टर है, वहाँ पर इसको पढ़ने को मिलता है। ठीक है, उदाहरण संख्या 9। कभी कभी कार का एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो भी व्यक्ति आगे बैठे होते हैं उनका सर सामने शीशे से टकरा जाता है, या फिर ड्राइवर का सर जो है कार के स्टीयरिंग से टकरा जाता है, गंभीर चोटें आती हैं। और
कभी कभी क्या होता है कि आगे जो भी व्यक्ति बैठे होते हैं वो सामने के शीशे को तोड़ते हुए उनका शरीर बाहर निकल आता है, कार से बाहर फेंका जाते हैं वो। ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा गति के जड़त्व के कारण होता है। होता क्या है कि जब कार स्पीड से चल रही होती है तो उसमें बैठे व्यक्ति का शरीर भी कार के साथ साथ कार के स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है। जब कार का किसी से अचानक टक्कर होता है, जोरदार टक्कर होता है, तो कार तो अचानक से विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन उसमें जो भी व्यक्ति आगे बैठे हुए हैं उनका शरीर पहले की ही भांति गतिशील अवस्था में बना रहता है और वो सामने के शीशे को तोड़ते हुए उनका शरीर बाहर निकल आता है। सामने का जो शीशा होता है कार में, उसको आप विंड स्क्रीन या विंड ग्लास कहते हैं, तो उसको तोड़ते हुए, सामने के शीशे को तोड़ते हुए उनका शरीर बाहर की ओर फेंका जाता है। क्योंकि अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही बना रहेगा। कोई वस्तु अपने गति की अवस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकता है, इसे आप गति का जड़त्व कहते हैं। इसीलिए सलाह दी जाती है कि कार में जब भी बैठिए तो सीट बेल्ट अच्छे से बांध लीजिए, ताकि एक्सीडेंट के वक्त आपका सर सामने शीशे से न टकराए और आप सुरक्षित बच जाएं या फिर बाहर न आप फेंका जाएं। अब दिशा के जड़त्व के एग्जाम्पल्स। उदाहरण संख्या 1। उदाहरण संख्या 1 क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कोई कार स्पीड से चल रही हो, आप उसके अंदर बैठे हो और कार अचानक से यू टर्न ले ले, कार अचानक से दाईं ओर मुड़ जाए, तो उसमें जो बैठा व्यक्ति है बाईं ओर खिड़की से टकरा जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो कार में आप बैठे हैं, कार स्पीड से चल रही है, सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक से कार जो है अगर दाईं ओर मुड़ेगी तो आप बाईं ओर खिड़की से टकरा जाएंगे। ऐसा क्यों? तो ऐसा दिशा के जड़त्व के कारण होता है। स्टार्टिंग में आपकी बॉडी के आगे बढ़ने का डायरेक्शन किधर है, दिशा किधर है? तो स्टार्टिंग में जब कार जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में, कार के ही चलने की दिशा में आपका बॉडी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है, और कार अचानक से दाईं ओर मुड़ती है तो आपका शरीर पहले वाली ही दिशा में आगे बढ़ रहा होता है। कार ने तो अपना दिशा बदल लिया, लेकिन आपका बॉडी दिशा नहीं बदल पाया। आपकी बॉडी जो है पूर्वोत्तर दिशा में ही आगे बढ़ता रहता है, जिस दिशा में पहले आपके बॉडी आगे बढ़ रहा होता है। तो कार जब मुड़ेगी और आपका शरीर आगे बढ़ता रहेगा पहले की भांति, तो कार के मुड़ने पर सामने क्या पड़ेगा? सामने आपका बायां खिड़की पड़ेगा। कार जो है, अगर कार दाईं तरफ अगर मुड़ रही है तो आपके सामने कार का बायां खिड़की पड़ेगा, बाएं खिड़की की ओर आप टकरा जाएंगे। ठीक है? तो कार अचानक से जब मुड़ेगी तो आप ऐसे झुकेंगे और बाएं खिड़की से टकराएंगे। कार जब ऐसे मुड़ेगी स्पीड से अचानक, तो आप जो है बाएं खिड़की की ओर ऐसे टकरा जाएंगे। ओके? तो ऐसा दिशा के जड़त्व के कारण होता है कि कोई वस्तु जिस दिशा में जा रही होती है उसी दिशा में ही चलती रहती है। स्वयं तो अपनी दिशा में कोई वस्तु परिवर्तन नहीं कर सकता है, तो आपका बॉडी भी स्वयं परिवर्तन नहीं कर पाता है। कार ने तो अपना दिशा चेंज कर दिया, लेकिन आपकी बॉडी का दिशा नहीं चेंज हो पाया। आपका बॉडी अभी भी पहले की भांति सीधी रेखा में आगे बढ़ रहा है और बाईं ओर खिड़की से टकरा जाता है। उदाहरण नंबर 2। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाड़ी के टायरों पर मड गार्ड लगाए जाते हैं क्यों? साइकिल है या कोई भी वाहन है, उसके टायर के ऊपर मड गार्ड लगाया जाता है। ठीक है? ताकि कीचड़ उछल करके आपके शरीर पर ना आए, गाड़ी गंदी ना हो, कीचड़ उछल कर गाड़ी पर ना आए। ऐसा क्यों? मड गार्ड क्यों लगाया जाता है? मड गार्ड ना लगाए तो क्या होगा? तो होता क्या है, मड गार्ड लगाने के कारण भी दिशा से, जड़त्व से जुड़ा हुआ है। आइए इसको समझ लेते हैं। तो पहिया है, पहिया घूम रहा है, जब इसमें कीचड़ के कण सट जाते हैं तो कीचड़ भी पहिए के ही घूमने के डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। जब पहिया मुड़ेगा, घूमेगा, तो कीचड़ जो चिपका हुआ है वो भी पहिए के ही घूमने के डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, उससे अलग हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे आगे बढ़ेगा कीचड़, यहाँ पर कीचड़ ऐसे आगे बढ़ेगा, यहाँ पर कीचड़ ऐसे आगे बढ़ेगा। तो कीचड़ जो है पहिए के साथ साथ घूमता है, और कीचड़ जब पहिए से अलग होता है, यहाँ पर अगर कीचड़ अलग हुआ पहिए से तो इस दिशा में कीचड़ आगे बढ़ेगा। अगर यहाँ पर कीचड़
पहिए से अलग हुआ तो कीचड़ इस दिशा में आगे बढ़ेगा। अगर यहाँ पर कीचड़ पहिए से अलग हुआ तो कीचड़ इस दिशा में आगे बढ़ेगा। अगर यहाँ पर कीचड़ पहिए से अलग हुआ तो कीचड़ इस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो ये दिशा का जड़त्व है। जिस दिशा में कीचड़, यहाँ पर जब कीचड़ अलग हो रहा है पहिए से, तो जो वहाँ पर कीचड़ की दिशा, पहिए के नचने की जो दिशा है, यहाँ पर पहिए के जो घूमने की दिशा है, वही क्या है, कीचड़ की भी दिशा है। पहिए के घूमने की दिशा और कीचड़ की दिशा दोनों क्या है, सेम है। तो कीचड़ अपनी दिशा थोड़ा ना स्वयं खुद चेंज कर सकता है। कोई वस्तु जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में चलता रहेगा, स्वयं अपनी दिशा में चेंजिंग नहीं कर सकता है। कीचड़ जब पहिए से अलग होगा तो इस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो कीचड़ जो है जब अलग होगा पहिए से तो क्या होगा, ये वाहन चालक के ऊपर चल के आके गिरेगा। पीछे का पहिया है तो उससे कीचड़ लपटाएगा और आपके बॉडी, आपके शरीर पर आकर गिरेगा, वाहन के ऊपर आकर गिरेगा, वाहन गंदा हो जाएगा, आपका शरीर गंदा होगा। इसलिए मडगार्ड इसके ऊपर लगाया जाता है। इसके ऊपर आप मडगार्ड लगा देते हैं ताकि कीचड़ आपके ऊपर ना आए। ठीक है, तो ये दिशा के जड़त्व के कारण होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, जड़त्व क्या है इसके प्रकार समझ में आए होंगे, उदाहरण समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाला मेरा वीडियो आपको मिलता रहे। और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी ये सारी बातें जान सकें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।